एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम करण एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या अपनी केमिस्ट्री 11th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा तुम्हारा ट्रांजिशन आया 9th 10th से 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे तुम्हारे लिए, पहले उसके बारे में बारीकियां जान लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए दिक्कत ना हो केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो 9th 10th की केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। उस टाइम पर तुम्हारा सिलेबस इतना वास्ट नहीं था, तो कई बच्चे उसमें से, सब नहीं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो उस टाइम पर याद कर लेते होंगे या उसको याद करके एग्जाम दे लिया या बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते थे। तो अब तो जब तुमने फाइनल कर ही लिया कि तुम्हें साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू करनी है, तो अब तुम्हें हर एक बारीकियों को समझना होगा केमिस्ट्री की, ताकि तुम्हें कोई भी पॉइंट में याद करने की कोशिश ना हो, याद ना करना पड़े। और कहीं पर भी तुम्हें दिक्कत आए तो मैं खड़ा हूं, तो मेरे से कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट केमिस्ट्री का। हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है। अब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तुम्हें दिखता जाएगा कि हम हर चीज का रीजन पकड़ते हुए चलेंगे। ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर की जरूरत क्या है, सब कुछ धीरे धीरे पकड़ते हुए चलेंगे ताकि तुम्हें किसी भी चीज में दिक्कत ना हो, याद ना करना पड़े। बिल्कुल स्टोरी लाइन की तरह चलेंगे कि ये कैसे कैसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे चैप्टर पे चैप्टर होते जाएंगे। तो देखो, आज हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें देखो, सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री के बारे में जान लेते होता क्या। देखो 11th में आ गए हो तुम, तुम्हें पता है ये सब पढ़ रखा है तुमने, लेकिन एक बार फ्लैशबैक के लिए समझ लो कि एक बार तुम फ्लैशबैक में चले गए और पूरा एक बार समझ लेते हैं कि क्या पढ़ा हुआ है हमने अभी तक, और ये क्योंकि 11th में भी काम आएगा। अगर ये नहीं समझ आएगा तो तुम्हें आगे भी समझ नहीं आएगा। तो एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री होती क्या है। देखो केमिस्ट्री क्या है, अब हम मैटर क्या होता है, सबसे पहले मैटर की बात आती है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब क्या, कि जिसके पास मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो अब हम क्या मैटर के बारे में सारी उसकी स्टडी करेंगे, जिसके अंदर स्टडी में हमारा क्या क्या आएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, हमें इनके बारे में उसकी स्टडी करनी है। और उसी वही जो है केमिस्ट्री ब्रांच जो है वही डील करते हैं इन सब चीजों से। देखो, अब हम केमिस्ट्री को आगे बेसिकली तो 3 होती है अगर ब्रॉड में करें, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर हम इसको अच्छे से डीप में जाकर समझने की कोशिश करें तो एक और पार्ट होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, समझने के लिए बस अभी इतना समझ लो, आगे हम डीप में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होंगे और उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब क्या हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में कोई और कंपाउंड, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो मेनली हम क्या बोल सकते हैं, जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद क्या आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी समझ लो कि बस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स है उनके छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं या जितने भी हमारे सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इनऑर्गेनिक को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिला वो उसी में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हैं। ये बेसिक पुरानी डेफिनेशन थी, वो तो रोल आउट हो चुकी है। आगे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस हम एक तरह से ओवरव्यू ले रहे हैं कि होता क्या। उसके बाद क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमें समझना हो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से लॉज लग रहे हैं जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हो, और अगर हमें कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या कितना कितना प्रेजेंट है और उसके अंदर उसकी स्टडी करना हो, मतलब एक तरह से फिजिकल अप्रोच से उनको समझना हो, तो हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। लास्ट ये क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये कुछ भी नहीं है, एक तरह से अभी इतना समझ लो बस, मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर है, पानी है, पानी के अंदर तुमने 3-4 चीजें सोल्यूबल करनी है, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, शुगर, NaCl और भी काफी चीजें। अगर तुम्हें पता करना है कि उसके अंदर क्या क्या है,
तो क्वालिटेटिव अप्रोच क्या बताती है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl है, शुगर है और जो सामान। लेकिन क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होती है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो NaCl और शुगर है तो सही, लेकिन उनका अमाउंट भी कितना है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो देखो उसके बाद हम आते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन पे। देखो मैटर अभी मैंने बता दिया क्या होता है। मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो तुम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हम बस इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे उसके अंदर बैठे हैं, उनके बीच में गैप कितना है, वो अगर बहुत टाइट हो मतलब बहुत कम स्पेस हो उनके अंदर तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डरली फैशन में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो क्या हो गए, सॉलिड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, होते हैं क्लोजली पैक्ड है लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम होते हैं और वो इस वजह से थोड़ा वो मूव भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई लिक्विड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। अगली बात आती है गैस की। गैस में तो ऐसा होता है एक मॉलिक्यूल अगर इधर बैठा है तो दूसरा बैठा होगा दूसरे कोने में, तो उसमें क्या होता है, गैसेस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ही हम क्या बोलते हैं, गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। इसके बारे में और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो तुमने 9th-10th में पढ़ रखी है, तो हम इतने डीप में नहीं जाएंगे इनके बारे में। अगली बात आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हो गया प्योर और एक हो गया मिक्सचर। देखो प्योर और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। प्योर मतलब क्या हो गया कि प्योर जो भी सब्सटेंस होगा या मैटर होगा उसकी फिक्स कंपोजिशन होगी। मतलब देखो मान लो मेरे पास CO2 है, रेड शायद दिखेगा नहीं, ब्लैक से करते हैं। मान लो CO2 है, CO2 में हमें क्या दिख रहा है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो है। तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लो मैंने इनके मॉलिक्यूल्स की छेड़खानी कर दी, एक मॉलिक्यूल में इनके एटम्स के नंबर की छेड़खानी कर दी, तो वो अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रहा ही नहीं, मतलब हमने उसका नेचर ही बदल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्योर जो भी CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके अंदर एक कार्बन होगा और दो O के एटम्स होंगे ही होंगे, तभी वो प्योर है। और इनको हम क्या क्या कह सकते हैं कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को हम एक तरह से दूर नहीं कर सकते एक दूसरे से बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से आ गए, फिल्ट्रेशन आ गया, क्रिस्टलाइजेशन आ गया, डिस्टिलेशन आ गया, हैंड पिकिंग हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड्स। अब बात आती है मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो मिक्सचर्स तो तुम आसपास अपने हर रोज ही देखते हो, जो एयर है वो भी क्या एक तरह मिक्सचर है, जो हम पानी में अगर हम नमक डाल देंगे वो भी क्या है, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, जिनकी जिनकी क्या वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, मतलब क्या हो गया, हमारे हाथ में हम इनके कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने ग्लास लिया वाटर का, इसमें अब मेरी मर्जी है, मैं 5 ग्राम NaCl डालू, 10 ग्राम डालू, 20 ग्राम डालू, 100 ग्राम डालू, ये मेरे हाथ में। लेकिन वो जो मिक्सचर है वो रहेगा हमेशा NaCl प्लस वाटर का ही मिक्सचर। मतलब हमारी कॉम्पोजिशन क्या इसमें हमारे हाथ में है, ये वेरिएबल है। और इसमें है क्या, हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो NaCl और वाटर को हमने जब मिक्स किया, अगर मैं इसको इवेपोरेट कर दूंगा, इवेपोरेट करने से क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमें NaCl मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर और हमने NaCl को बाय फिजिकल मेथड्स सेपरेट कर दिया। अब ये आते क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो क्या होती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल, एक ही टाइप का पार्टिकल मतलब वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मान लो देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 में, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर मैं हाइड्रोजन नॉर्मली ऐसे एग्जिस्ट तो करता नहीं है, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये एक तरह से मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन है तो ये प्योर ही। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन हुए होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं CO2 का, देखो CO2 है, CO2 में क्या है, कार्बन और जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों के डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हुआ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मान लो मैंने NH3 ले लिया, NH3 में भी क्या है, नाइट्रोजन अलग एटम, अलग एलिमेंट का एटम है, और जो हाइड्रोजन है वो अलग एलिमेंट का एटम है। तो ये दोनों जो कंबाइन हो रहे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। अब बात आती है मिक्सचर की।
होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बहुत ही सिंपल है, इसको हम डे टू डे लाइफ से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। देखो मान लो वही एग्जांपल लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का। देखो मान लो मैंने पानी लिया, पानी में क्या मैंने NaCl डाल दिया। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब डर मत जाना कि क्या है ये, सोडियम क्लोराइड नमक है जो तुम घर में खाते हो। तो होता क्या है, देखो अगर मैं पानी में मिलाऊंगा इसको, शिकंजी तो पीते ही हो तुम, तो क्या होगा, नींबू पानी हो गया। उसमें अगर हमने NaCl मिलाया तो क्या होगा, जो यहाँ पर मिक्स कर देंगे। देखो अब तुम चाहे इस वाले पार्ट से लो, वो जो सॉल्यूशन बना है, चाहे इस पार्ट से लो, वो अगर अच्छे से तुमने उसको मिक्स किया है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर तुम्हें ज्यादा नमकीन मिलेगा या यहाँ पर क्या होगा, फीका होगा। उसका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जब हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया, ऐसे मिक्सचर जिसमें जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल हमारा जो हो, चाहे मैं इस कोने से लूं सॉल्यूशन, चाहे इस कोने से, तो उसके अंदर जो हमारा नमकीन, मतलब एक तरह से लगा लो कि उसके अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करें, मान लो मैंने पानी ही लिया, बचपन में हम खेलते थे, इसके अंदर हमने क्या सैंड मिला दी, तो सैंड मिलाने से क्या होगा, उस टाइम पर तो हमने मिला दिया, बहुत तेज मिल गई, हम एक सेकंड बाद देखेंगे कि सैंड वापस नीचे बैठ गई। तो अगर अब मैं इस पार्ट से लूंगा सैंपल, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन कुछ और होगी, और अगर मैं नीचे से लूंगा वहां पर कॉम्पोजिशन कुछ अलग होगी। क्यों, तुम्हें दिख ही रहा है सैंड जो है वो लगभग सारी नीचे बैठ चुकी है, और ऊपर क्या है, बहुत ही कम डेंसिटी मतलब दिख रही होती है यहाँ पर सैंड की, तो तुम फिजिकली भी अपनी आंखों से भी देख सकते हो। तो देखो ये अब हमारी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई है, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैट्रिक क्लासिफिकेशन देख ली, इसको अच्छे से देखो। अब हमें क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखो साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाना है, और नोट्स का ध्यान रखना, जो तुम्हें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा बहुत वो तो मैं लिखवाऊंगा ही, बाकी अगर तुम्हें कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम्हारा वीडियो लेक्चर से ये फायदा है कि तुम उसको पीछे जाकर दोबारा से रिपीट कर सकते हो और उसको नोट डाउन कर सकते हो, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा ही। तो देखो अब हमारी ये चीज तो हो गई है पूरी, अब हम इस चैप्टर पर स्टार्ट कर देते, जो तुमने पढ़ा अभी तक 9th-10th का ही था, एक तरह से बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं था, बस इनको समझना था अच्छे से, क्योंकि जब तक तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो तुम्हें आगे दिक्कत आ सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास क्या होता है, सोचो एक बार, पॉज करके सोचो एटॉमिक मास क्या होता है। देखो कोई नॉर्मल कोई अगर बोले तो क्या बोल देगा, मास ऑफ वन एटम। तो एटॉमिक मास तो क्या हो गया, मास ऑफ एटम, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास बोल सकते हैं। या एक तरह से मैं और क्या बोल सकता हूँ, उस एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों का मास जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास। लेकिन एक बात सोचो, ये जो बातें अभी हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक तरह से जो भी हमने बातें बोली है वो अब की बातें हैं, जब हमें हर चीज के बारे में पता चल चुका है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनकी डिस्कवरीज हो चुकी है। लेकिन खुद सोचो, बहुत साल पहले जब किसी बंदे ने पहली बार देखा होगा तो उसे तो एटम के बारे में ही बाद में पता चला था, एटम से तो पहले आ गए, उसके बाद ही पता चला था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो है, ये हमारी एक तरह से जो डेफिनेशन है ये एडवांस है। एडवांस मतलब कि जो प्रेजेंट में हमें पता है, लेकिन उस टाइम पर जो भी हमारी बुक्स में लिखा होता है एक्चुअली में मास, एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखो वो जानने से पहले एक बार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 kg क्या होता है, 1 kg क्या होता है, सोचो एक बार क्या होता है 1 kg। फिजिक्स में भी पढ़ोगे तुम, एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ोगे 1 kg क्या होता है, लेकिन तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 kg क्या है, हमारे माइंड में तो क्या होता है, बस मार्केट से गए 1 kg लेके आना है, लेकिन होता क्या है ये, कभी सोचा किसी ने।
देखो जो मेजरमेंट का पूरा हमारा स्केल है सारे, चाहे वो लेंथ की हो चाहे वो वेट की हो, किसी भी चीज की हो, वो हमेशा क्या चलता है, रिलेटिव चलता है। रिलेटिव कैसे, हम एक चीज को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब देखो 1 kg क्या है, तुम फिजिक्स में बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ोगे, हमारा मतलब नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये टर्म मतलब अभी हम जो पढ़ेंगे उससे भी तुम इसको रिलेट करके देखना हो क्या है। देखो स्टैंडर्ड, कोई भी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, मान लो 1 kg का अगर हम पता करें तो एक प्लेटिनम और इरिडियम का ब्लॉक है जिसका हमने वेट एज्यूम कर दिया 1 kg। तो अब हम किसी का भी वेट करेंगे तो क्या हो गया, अगर मान लो मैं इसका मार्कर का वेट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ ये रखूंगा एक तरफ मार्कर रखूंगा, तो अब रिलेटिव जो इसका वेट आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, इसके कितने गुना है या उससे कितना कम है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका वेट कितना है। मान लो मुझे 5 kg एप्पल लेने हैं, तो मैंने क्या किया, जो हमें वेट स्केल तराजू टाइप का होता है वो क्या करता है, यहाँ पर मैंने 5 kg लेने हैं तो मैंने क्या ये 5 ब्लॉक रख सकता हूं मैं, ये जो उन्होंने स्टैंडर्ड माने थे, और यहाँ पर मैं उतने ही एप्पल्स रख दूंगा, जब ये बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो हमें पता चल गया 5 kg। तो वैसे ही देखो उस टाइम पर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या बोला, सुनो ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट ने क्या बोला, अगर हम कार्बन 12 आइसोटोप ले लें, आइसोटोप का तुम्हें पता ही है क्या होता है, जिस आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमने क्या उस टाइम पर कार्बन 12 आइसोटोप को लिया, और अब ये सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, कार्बन 12 भी क्यों लिया, देखो कार्बन 12 उस टाइम पर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट था, तो साइंटिस्ट को जो इजीली अवेलेबल होगा तो वो तो वही चीज उठाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन, सबसे पहली बात है कार्बन एटम क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पर वही सबसे ज्यादा नोन में होगा और उनको उसके बारे में ज्यादा पता होगा और इजीली अवेलेबल होगा, तो उन्होंने कार्बन लिया। बात आ रही कार्बन 12 आइसोटोप क्यों लिया, 13 भी ले सकते थे, उसका रीजन क्या होगा, देखो क्योंकि कार्बन 12 है उसके जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी, बाकी तो लगभग उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल होते हैं, इसी वजह से हमने कार्बन 12 उस टाइम पर साइंटिस्ट ने लिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसका 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो क्या किया, इसके इस कार्बन एटम के 1/12 मास को, एक एटम के 1/12 मास के कंपैरिजन में दूसरा एटम कितना भारी है उसी को हमने क्या बोल दिया, एटॉमिक मास। मतलब कि देखो अगर मैं बोल रहा हूं मेरा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है, तो वो क्या आता है 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसको समझने की कोशिश करो, देखो ये मेरा कार्बन 12 का एटम है, ठीक है, उसके मैंने 12 हिस्से कर लिए, बारह हिस्से करने हैं, तो हमने एक तरह से यहाँ पर उसके 12 हिस्से कर लिए कि उसको 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे हमने उसके 12 कर दिए 12 हिस्से। तो हुआ क्या, 12 हिस्सों में हमने क्या किया, उसके एक हिस्सा उठाया, क्योंकि सबका सेम इक्वल वेट होगा, कोई भी एक हिस्सा उठा लो, 1/12 मतलब 12 पीसेस किए उसके, और उसका एक पीस का वेट निकाला, और उसके रिलेटिव में जो दूसरा एटम है वो कितना भारी है, मतलब क्या किया हमने, इसका एक पीस उठाया, 12 हिस्सों में किया उसको, एक पीस उठाया, और हमने क्या किया फिर उसको एक बैलेंस लिया, समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं किया होगा इतना देसी, ये समझने के लिए। देखो हमने क्या किया, फिर एक बैलेंस लिया, यहाँ पर हमने कार्बन 12 का क्या 1/12 मतलब इसमें से 12 जो पीसेस किए उसका एक पार्ट उठाया,
और यहाँ पर मैंने क्या रखा है, एक ऑक्सीजन का एटम रखा, और यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ा, 16 पीसीज रखने पड़े, किसके, जो हमने यहाँ पर 12 पीसीज में कन्वर्ट किया था उसको, एक एटम को, तो हमें 16 कार्बन एटम के, जो हमने 1/12 लिया था उसके 16 पीसेस रखने पड़े। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल हो गया, 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अगर मैं ये बात करूं मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो वो क्या है, 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसे ही मैंने अगर मास ऑफ वन सल्फर एटम लिया तो मेरा क्या है, 32 इंटू मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार 16 इंटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 23 इंटू 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ वन कार्बन एटम। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने अब देखो क्या किया, इसी को हमने क्या बोल दिया, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। तो हमने इसको बार बार जो हमें इसको बोलना पड़ रहा था, हमने उसी को एक यूनिट मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, जिसको हमने 1 AMU बोल दिया। तो अगर अब मैं बात करूं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 16 AMU। अगर यही मुझे मास ऑफ वन सोडियम एटम की बात करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, 23 AMU। अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन सल्फर एटम तो वो क्या हो गया, 32 AMU। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसको एक रिलेटिव मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और इसके कंपैरिजन में सब काम वेट करते गए, और अब हमें उसका फिर उसी को हमने क्या बोला, एक तरह से एटॉमिक मास।